लाल जोड़े में दिव्या बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसका दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। बस कुछ देर और फिर वो ऋषभ की होगी, ये सोच सोच कर वो खुश हो रही थी। वो कब से तैयार बैठी ये सोच रही थी कि जल्दी से ये वक्त बीते और वो ऋषभ के साथ मंडप में हो। ऋषभ क्रीम कलर के शेरवानी में किसी राजकुमार की तरह लग रहा था। उसके सभी फ्रेंड्स उसे छेड़ रहे थे ये बोलकर कि आज तो लड़कियां उसको देखते ही बेहोश हो जाएंगी। ऋषभ भी बहुत खुश था। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है जिसे पढ़कर उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। जिस चेहरे पर अभी मुस्कान थी, अब उस पर चिंता की लकीरें साफ नज़र आ रही थी। मैसेज पढ़कर वो परेशान हो जाता है। वो अपने दोस्तों से कुछ इम्पोर्टेंट वर्क है, बस अभी आता हूँ बोलकर कहीं चला जाता है। इधर सिम्मी हॉल में सोफे पर बैठी कुछ सोच रही थी। तभी ऋषभ गुस्से से उसका नाम लेते हुए आता है। ऋषभ को अपने घर आया देखकर सिम्मी खुश भी होती है और हैरान भी। ऋषभ सिम्मी के पास आकर गुस्से से उसका गला पकड़ लेता है। इस वक्त वो बहुत गुस्से में लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो आज सिम्मी को जान से मार देगा। सिम्मी को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। वो अपने आप को ऋषभ की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करती है पर नाकाम रहती है। ऋषभ झटके से सिम्मी को छोड़ता है जिससे सिम्मी फर्श पर गिर जाती है और ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगती है और गुस्से से ऋषभ को देखने लगती है। ऋषभ सिम्मी के पास जाकर गुस्से से सिम्मी के बाल पकड़ लेता है जिससे सिम्मी को दर्द होता है। उसके मुंह से आह निकलती है। ऋषभ अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहता है, और कितना गिरोगी सिम्मी? पहले जो तुमने किया उसके लिए मैं तुमसे नफरत करता हूँ, लेकिन आज जो तुमने किया है उसके लिए मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूँ। सिम्मी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए हैरान होकर ऋषभ को देखती रहती है। उसे समझ नहीं आता कि ऋषभ किस बारे में बात कर रहा है। उसने ऐसा भी क्या कर दिया जिससे ऋषभ इतने गुस्से में है? ये क्या कह रहे हो ऋषभ? छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। ओह, तो तुम्हें दर्द भी होता है? और उसका क्या जो दर्द तुमने मुझे दिया है? ऋषभ चिल्लाते हुए बोलता है। क्या किया है मैंने जो तुम मुझ पर इतना गुस्सा हो रहे हो? सिम्मी ने पूछा। ओह, तो तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दादू को किडनैप करने की? इस वक्त ऋषभ की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। उसने सिम्मी को घूरते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम कैसे बोल सकते हो कि तुम्हारे दादू को किडनैप मैंने किया है? सिम्मी ने ऋषभ को धक्का देते हुए कहा। ऋषभ अपने फ़ोन में एक वीडियो प्ले करके सिम्मी को दिखाता है जिसमें उसके दादू राजेश्वर जी को दो नकाबपोश लोगों ने बांध रखा था। फिर ऋषभ एक मैसेज सिम्मी को दिखाता है जिस पर लिखा होता है, ऋषभ तुम ये शादी नहीं कर सकते, तुम सिर्फ मेरे हो। अगर तुमने दिव्या से शादी की तो मैं तुम्हारे दादू को मार दूंगी। तुम्हारी सिम्मी। सिम्मी वो मैसेज पढ़कर हैरान हो जाती है और ऋषभ को देखने लगती है। वो अपने मन में, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, फिर ये सब। वह ऋषभ को फ़ोन फेंकते हुए ऋषभ सिम्मी कुछ बोलती उससे पहले ऋषभ सिम्मी को खींचकर एक थप्पड़ मारता है। मेरा फ़ोन तोड़ देने से तुम सच को छुपा नहीं सकती हो। बताओ मुझे कहाँ है मेरे दादू? ये सब करके अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे शादी करूँगा तो तुम गलत हो, ऋषभ ने गुस्से से कहा। इधर सब लोग ऋषभ के लिए परेशान हो रहे थे कि वो अचानक से कहाँ चला गया। विजय जी और दिव्या उसका फ़ोन ट्राई कर रहे थे पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। दिव्या को बहुत घबराहट महसूस हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। वो अपने आप से बोल रही थी, कहाँ हो ऋषभ? प्लीज़ जल्दी से आ जाओ। ऋषभ के थप्पड़ मारने से सिम्मी का सर घूम जाता है। वो अपने आप को संभालती है और अपने मन में सोचती है, सिम्मी अगर इसे लगता है कि इसके दादू को तूने किडनैप किया है तो यही सही। तुझे इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए ऋषभ को अपना बनाने के लिए। वो हंसते हुए ऋषभ के पास जाती है और बोलती है, नहीं बताती, बोलो क्या करोगे? मुझे जान से मारोगे? लो मार लो, तुम्हारे लिए ये जान भी हाजिर है। बोलकर सिम्मी ऋषभ का हाथ पकड़कर अपने गले पर रख देती है। देखो सिम्मी, मेरे पास टाइम नहीं है, दिव्या मेरा वेट कर रही है। प्लीज़ मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे दादू को छोड़ दो। ये बोलते वक्त ऋषभ की आंखों में नमी आ जाती है। वह अपने दादू से बहुत प्यार करता था, उनको किसी भी तकलीफ़ में कैसे देख सकता था। ठीक है ऋषभ, मैं दादू को छोड़ दूंगी, तुम मुझसे शादी कर लो, सिम्मी ने ऋषभ का हाथ पकड़ते हुए कहा। ऋषभ अपना हाथ झटकते हुए बोला, मैं मरना पसंद करूंगा पर तुमसे शादी कभी नहीं। सोच लो ऋषभ, तुम्हें अपनी खुशी ज़्यादा प्यारी है या अपने दादू की जान? तुम अच्छे से जानते हो कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी, सिम्मी ने ऋषभ को धमकी देते हुए कहा। कुछ देर बाद अंगड़ी कुंड में आग जल रही थी। उसके ठीक सामने सिम्मी और ऋषभ बैठे थे। जहाँ ऋषभ गुस्से में वहीं सिम्मी बहुत खुश नज़र आ रही थी। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और दोनों को आश्चर्य से देख रहे थे। वैसे तो मंदिर में कई बार उन्होंने बहुत से जोड़ों की शादी करवाई थी पर सिम्मी और ऋषभ को देखकर उन्हें कुछ अजीब सा लग रहा था। पर इससे उन्हें क्या, उन्हें तो बस शादी करवाने से मतलब था। सिम्मी रेड बनारसी साड़ी में सजी हुई बैठी थी और अपने मन में बोल रही थी, ओह गॉड, आज मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली मैंने ऋषभ को पा लिया।
ऋषभ अपने मन में बोलता है, सॉरी दिव्या, मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुमसे तुम्हारी सबसे बड़ी खुशी छीन ली, पर मैं मजबूर हूँ। मुझे दादू के लिए ये करना ही होगा। मंदिर के पास से एक ऑटो गुजर रहा था जिसमें गाना बज रहा था, आँखियाँ मिला के चन्ना पावे ना जुदाई वे, आँखियाँ मिला के चन्ना पावे ना जुदाई वे, न तारे मैनू सारी खुदाई वे, आँखियाँ मिला के। पंडित जी सिम्मी और ऋषभ को फेरे लेने के लिए बोलते हैं। सिम्मी और ऋषभ फेरे लेने लगते हैं। 7 फेरे लेने के बाद पंडित जी ऋषभ को सिंदूर और मंगलसूत्र पहनाने के लिए बोलते हैं। ऋषभ सिम्मी को मंगलसूत्र पहना देता है, फिर अपनी मुट्ठी में सिंदूर भरकर गुस्से से सिम्मी की मांग भरता है। वो नफरत भरी नज़रों से सिम्मी को देख रहा था। वहीं सिम्मी अपनी मांग में ऋषभ के नाम का सिंदूर लगाकर खुश थी। उसकी ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी। आज से आप दोनों पति पत्नी हुई है, बोलते हुए पंडित जी दोनों को आशीर्वाद देते हैं और चले जाते हैं। इधर शादी का मुहूर्त बीत चुका था, पर ऋषभ का कुछ पता नहीं चल रहा था। दिव्या बहुत रो रही थी। इस तरह ऋषभ के गायब होने पर विजय जी और आरती जी भी परेशान थे कि ऋषभ अपनी शादी छोड़कर कहाँ गया। सबसे ज़्यादा तो घबराए हुए अमर जी और कमला जी थे। उन्हें डर था कि कहीं इन सब में सिम्मी का हाथ ना हो। उन्होंने कई बार सिम्मी को कॉल किया, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। पता नहीं ऋषभ कहाँ चला गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऋषभ किसी मुसीबत में हो। हमें पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए, आरती जी ने चिंता जताते हुए कहा। दिव्या वहीं चुपचाप उदास सी खड़ी थी। तभी उसकी नज़र सामने से आते ऋषभ पर पड़ती है। वो खुश हो जाती है। ऋषभ, वो ज़ोर से बोलती है। सभी लोग गेट की तरफ देखते हैं। ऋषभ को सही सलामत देखकर सब चैन की सांस लेते हैं। कोई कुछ बोलता तब तक सबकी नज़र ऋषभ के पीछे आती सिम्मी पर पड़ती है। रेड साड़ी, हाथों में लाल चूड़ा, गले में मंगलसूत्र, मांग में फैला हुआ सिंदूर, जो गवाही दे रहा था कि अब वो शादीशुदा है। सब हैरान होकर उन दोनों को देखने लगते हैं। दिव्या तो ये देखकर लड़खड़ा जाती है। अंजना जी आकर दिव्या को संभालती हैं। अमर जी और कमला जी को तो सदमा लग जाता है सिम्मी को इस रूप में देखकर। वहीं अनुपमा देवी स्थिति को समझने की कोशिश कर रही थी। ये सब क्या है ऋषभ? बेटा तुम सिम्मी के साथ, क्या तुमने सिम्मी से शादी कर ली? आरती जी ने घबराते हुए कहा। ऋषभ कुछ नहीं बोलता। उसके चुप रहने पर आरती जी चिल्लाते हुए बोलती हैं, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। ऋषभ सबको सब कुछ सच बताना चाहता था, पर अभी माहौल को देखकर वो चुप हो जाता है। उसने कॉल करके वहाँ से मीडिया वालों को भी हटवा दिया था, जिससे उसकी फैमिली की बदनामी ना हो, क्योंकि मीडिया वाले बातों को मिर्च मसाला लगाकर सुनाते हैं। मॉम मैं सब कुछ बताऊंगा, पर प्लीज़ इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करते हैं। आप सभी मेहमानों को जाने के लिए बोल दीजिए। ये बोलकर ऋषभ दिव्या के पास जाने लगता है। ऋषभ को अपनी तरफ आते हुए देखकर दिव्या वहाँ से भागकर अपने रूम में चली जाती है और रोने लगती है। ऋषभ ने दिव्या के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, उसे पता था दिव्या को उसने बहुत दर्द दिया है, उसके भरोसे को तोड़ा है, जिसकी कोई माफ़ी नहीं है। ऋषभ कुछ और बोलता तब तक दिव्या पलटती है और ऋषभ के गाल पर एक थप्पड़ मारती है और गुस्से से ऋषभ को देखने लगती है। दिव्या का दिल टूट चुका था। ऋषभ के साथ सिम्मी को देखकर, उसकी मांग में सिंदूर देखकर दिव्या लगभग सब समझ रही थी। वो गुस्से में ऋषभ को मारे जा रही थी। फिर वो घुटनों पर बैठकर रोने लगती है। क्यों ऋषभ, क्यों? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या कमी थी मेरे प्यार में? शादी का वादा मेरे साथ और शादी किसी और के साथ। बोलो ऋषभ, तुम्हारी चुप्पी मेरी जान ले लेगी। ऋषभ। ऋषभ दिव्या को पकड़कर खड़ा करता है और उसे गले से लगा लेता है। दिव्या ऋषभ के गले लगे हुए ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। प्लीज़ दिव्या चुप हो जाओ, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। मैं तुम्हें कैसे बताऊँ कि मेरी क्या मजबूरी थी? पता नहीं तुम समझोगी या नहीं। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है। धोखा तो मेरे साथ हुआ है, जिसकी तकलीफ़ सारी ज़िंदगी रहेगी। ऋषभ ने बेबसी से कहा। दिव्या ऋषभ से दूर होते हुए बोली, नहीं ऋषभ, तुम मेरा दर्द, मेरी तकलीफ़ नहीं समझ सकते। उस सिम्मी को तुम्हारी पत्नी के रूप में देखकर जितनी तकलीफ़ मुझे हुई है, वह मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। जो सिंदूर मेरी मांग में सजने वाला था, जो अधिकार मुझे मिलने वाला था, वो सिंदूर, वो अधिकार, तुम्हारी पत्नी कहलाने का अधिकार, तुमने उस सिम्मी को दे दिया। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी ऋषभ, कभी नहीं। ये बोलते हुए दिव्या ऋषभ की पूरी बात सुने बिना वहाँ से चली जाती है। ऋषभ आंखों में आंसू लिए वहीं खड़ा रह गया। दिव्या ने जो भी कहा सही तो कहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि जितनी तकलीफ़ में दिव्या थी उतनी ही तकलीफ़ में वो भी था। अगर दिव्या के साथ गलत हुआ था तो गलत उसके साथ भी हुआ था। इधर अमर ठाकुर सिम्मी के पास आकर उसका हाथ पकड़ते हुए खींचकर एक साइड में ले जाते हैं। उनके पीछे कमला जी और अनुपमा देवी भी आ जाती हैं। अमर ठाकुर गुस्से में बोलते हैं, ये सब क्या है सिमू? तुम ऋषभ के साथ और तुम्हारी मांग में सिंदूर, ये सब क्या है? डैड, आप जैसा सोच रहे हैं बिल्कुल वैसा ही है। ऋषभ ने मुझसे शादी कर ली,
या फिर बोले तो मैंने ऋषभ से शादी कर ली। ये बोलते वक्त सिम्मी का चेहरा खुशी से चमक रहा था। अनुपमा देवी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि माजरा क्या है। वहीं अमर ठाकुर और कमला जी सिम्मी की बात सुनकर शौक हो जाते हैं। अमर ठाकुर समझ जाते हैं कि ज़रूर सिम्मी ने ही कुछ किया है। वो गुस्से से खींचकर एक थप्पड़ सिम्मी को मारते हैं। थप्पड़ लगने पर सिम्मी अपने गाल पर हाथ रखकर हैरानी से अमर ठाकुर को देखने लगती है, क्योंकि आज से पहले उसके डैड ने कभी उस पर हाथ नहीं उठाया था। तुम अपने जुनून में इतनी अंधी हो जाओगी, हमने कभी सोचा नहीं था। अपने जुनून में तुमने सबकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। हमारे प्यार का, हमारी परवरिश का ये सिला दिया तुमने। मैंने तुमसे बोला था ना कि ऐसा कोई काम मत करना जिससे अमर ठाकुर भूल जाए कि उसकी कोई बेटी है। आज तुमने वही किया है। आज के बाद तुम मर गई हमारे लिए, अमर ठाकुर ने गुस्से में कहा। ये सब बोलते हुए वो रो रहे थे। आखिर जिस औलाद को उन्होंने प्यार से पाला पोसा, उसी औलाद की नज़रों में उनके प्यार और उनके सम्मान का कोई महत्व नहीं था। सिम्मी ने अपने जुनून और अपने परिवार में से अपने जुनून को चुना था। डैड, सिम्मी ने रोते हुए कहा। फिर वो अनुपमा देवी और कमला जी की तरफ देखने लगी कि शायद वो दोनों उसका पक्ष लें, पर वो दोनों बस रोते हुए सिम्मी को देखती रही, क्योंकि इस बार सिम्मी ने बहुत बड़ी गलती की थी जिसकी कोई माफ़ी नहीं थी। अमर ठाकुर सिम्मी को घूरते हुए कमला जी और अनुपमा देवी को साथ लेकर वहाँ से चले गए और सिम्मी बस उन्हें जाते हुए देखती रह गई। ये सब क्या हो गया? हमने क्या क्या सोचा था और हुआ क्या? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हुआ क्या है। आरती जी ने परेशान होते हुए कहा। समझ तो हमें भी नहीं आ रहा है। सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था, सब कितने खुश थे, अचानक से ये सब। मैं अनुभव को क्या जवाब दूंगा? विजय ने अपना सर पकड़ते हुए कहा। तभी ऋषभ बाहर आता है। सभी उसे देखने लगते हैं। वो थके हुए कदमों से बाहर जाने लगता है। लाचारी और बेबसी उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। ऋषभ, आरती जी ने कहा। उनकी आवाज़ पर ऋषभ ने बिना पलटे हुए कहा, मॉम हम घर पर चलकर बात करते हैं। और वो वहाँ से चला जाता है। ऋषभ के जाने पर आरती जी और विजय जी सिम्मी को देखने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। चूँकि सिम्मी अब ऋषभ की पत्नी थी, इसलिए वो उसको अकेला भी नहीं छोड़ सकते थे। इसलिए वो सिम्मी को साथ लेकर देशमुख विला के लिए निकल जाते हैं। इधर ऋषभ एक सुनसान सड़क पर कार रोककर दिव्या को कॉल करता है, पर हर बार की तरह दिव्या उसका कॉल कट कर रही थी। ऋषभ ने दिव्या को मैसेज भी किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दिव्या ने मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया। इधर दिव्या अपने कमरे में बैठी हाथ में फ़ोन को देखते हुए रो रही थी। वो फ़ोन को फेंकते हुए बोली, क्यों क्यों, आखिर ये सब मेरे साथ क्यों हुआ? जब से होश संभाला तब से सिर्फ तुमसे प्यार किया, तुमसे शादी करने के सपने देखे। क्यों तुमने मेरा सपना तोड़ दिया? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वो रोते रोते फर्श पर लेट जाती है। इधर ऋषभ अपना सर पकड़कर गुस्से में चिल्लाते हुए, दिव्या प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो। वो गुस्से से हाथ मारता है और उसका हाथ एफएम पर लगता है, जिससे उसमें सॉन्ग प्ले हो जाता है। प्यार है या सज़ा, ए मेरे दिल बता, टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला। इस प्यार में हो कैसे कैसे इम्तिहान, ये प्यार लिखे कैसी कैसी दास्तां। या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, दिल भर पे हो ना दिल भर पे हो ना कोई असर हो। या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, दिल भर पे हो ना दिल भर पे हो ना कोई असर। इधर सिम्मी कार में बैठी हुई घबराते हुए कुछ सोच रही थी। ऋषभ को लगता है कि उसके दादू का किडनैप उसने किया है और उसने ऋषभ से शादी भी कर ली, कि वह शादी के बाद उसके दादू को छोड़ देगी। अब उसको टेंशन इस बात की है कि उसे खुद नहीं पता था कि राजेश्वर जी का किडनैप किसने किया है। अब तो सच ऋषभ के सामने आ जाएगा, और अगर राजेश्वर जी को कुछ हो गया तो ये सोचकर ही सिम्मी की रूह कांप गई। भले ही उसने उनका किडनैप ना किया हो, पर ऋषभ की नज़रों में तो वही किडनैपर है। पापा से हम क्या कहेंगे? वह तो ऋषभ की शादी को लेकर बहुत खुश थे। वो तो अच्छा हुआ कि तबीयत ख़राब होने पर वह घर चले गए थे, नहीं तो ये सब देखकर उन्हें पता नहीं कितनी तकलीफ़ होती। आरती जी ने विजय जी को देखते हुए कहा। आरती जी की बात सुनकर सिम्मी अपनी सोच से बाहर आती है और ख़ुद को तैयार करती है आगे आने वाली परिस्थिति के लिए। उसे पता था उसने जो किया है उसके बाद उसका आगे का सफ़र बहुत मुश्किल भरा होने वाला है। थोड़ी ही देर में सभी देशमुख विला में पहुंच जाते हैं। आरती जी और विजय जी अंदर हॉल में जाकर सोफे पर बैठ जाते हैं। सिम्मी वहीं खड़ी घर को देख रही थी जिसे दुल्हन की तरह सजाया गया था। काकी, आरती जी ने सर्वेंट को आवाज़ देते हुए कहा। जी मैडम, बोलते हुए एक सर्वेंट आकर उनके सामने खड़ी हो गई। इसको ऋषभ के कमरे में ले जाओ और इसे जो भी चाहिए होगा दे देना, आरती जी ने सिम्मी की तरफ इशारा करते हुए कहा। जी मैडम बोलकर काकी सिम्मी को लेकर ऋषभ के कमरे की तरफ चली जाती हैं। तुम्हें नहीं लगता हमें एक बार ऋषभ से बात कर लेनी चाहिए?
कि इस शादी की वजह क्या है। तुमने बिना कुछ जाने इस लड़की को ऋषभ के कमरे में भेज दिया। विजय जी ने थोड़ी नाराज़गी से कहा। वजह चाहे जो भी हो, फिलहाल तो ऋषभ से बात करने पर पता चलेगा, लेकिन हम इस सच्चाई को झुठला नहीं सकते कि वो लड़की ऋषभ की पत्नी है। आरती जी ने कहा और विजय जी को देखने लगी। विजय जी ने ना कुछ बोलना ही बेहतर समझा। अब वह ऋषभ से सब सच जानना चाहते थे। वह आरती जी के साथ अपने कमरे में चले गए, इस बात से बेखबर कि राजेश्वर जी घर पर हैं या नहीं। काकी सिम्मी को ऋषभ के कमरे में छोड़कर चली जाती हैं। उन्होंने सिम्मी से पूछा था कि कुछ चाहिए, जिस पर सिम्मी ने उन्हें मना कर दिया था। सिम्मी ध्यान से कमरे को देखती है। पूरा कमरा बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। उसकी नज़र बेड पर जाती है। उसे भी फूलों से सजा रखा था। बेड के बीचों बीच गुलाब की पंखुड़ियों से दिल बनाया गया था। ये सब देखकर सिम्मी खुश हो जाती है। वो अपने आप से बोलती है, आज से तुम पर और तुम्हारे कमरे पर, तुम्हारी हर चीज़ पर सिर्फ मेरा हक है ऋषभ। भले ही ये कमरा तुम्हारे और दिव्या के लिए सजाया गया था, लेकिन देखो ये सब मेरी किस्मत में था। ये सोचकर वो मन ही मन हंसने लगती है। उसके बाद वो किसी को कॉल करती है और कुछ बोलकर कॉल कट कर देती है। इधर अमर ठाकुर चुपचाप निराश से सोफे पर बैठे हुए थे। उनके ठीक सामने कमला जी और अनुपमा देवी बैठी हुई हैं। अनुपमा देवी गुस्से से उन्हें घूर रही हैं। अब तुम दोनों मुझे बताओगे कि ये सब क्या है और कब से चल रहा है। अमर ठाकुर एक नज़र कमला जी को देखते हैं, उसके बाद उन्हें सब कुछ बता देते हैं। सब कुछ जानने के बाद अनुपमा देवी हैरान हो जाती हैं। वह गुस्से से बोलती हैं, इतनी बड़ी बात हो गई और तुम दोनों ने मुझे कुछ बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। माँ, हमने सोचा था कि हम सिम्मी को समझाकर अपनी तरफ से हैंडल कर लेंगे, पर अफसोस हम ऐसा नहीं कर पाए और आपकी तबीयत भी ख़राब चल रही थी, इसलिए हमने आपको परेशान नहीं किया। अमर ठाकुर ने सर झुकाए हुए कहा, देख लिया तुम दोनों ने ज़्यादा लाड़ प्यार का नतीजा। किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा इस लड़की ने। मैंने कहा था कि उसकी गलती पर पर्दा मत डाला करो। किसी दिन ऐसी गलती करेगी कि कोई उसे माफ़ नहीं कर पाएगा। पर नहीं, तुम दोनों तो संतान मोह में क्या सही है क्या गलत देख ही नहीं पाए। माँ बाप का फ़र्ज़ होता है कि जब बच्चे गलती करें तो उन्हें डांटें, उन्हें समझाएं कि वह फिर से गलती ना करें। पर तुम दोनों ने क्या किया, उसकी गलतियों को नज़रअंदाज करते रहे। उसने अपने स्वार्थ में कितनों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। फिर वह रोते हुए बोली, वह जैसी भी है अपनी औलाद है, हम तो उसे बद्दुआ भी नहीं दे सकते। फिर अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए बोली, बस भगवान से यही प्रार्थना है कि जल्दी ही उसे अपनी गलतियों का एहसास हो जाए और वह सही रास्ते पर आ जाए। उसकी बात सुनकर अमर ठाकुर खड़े हो जाते हैं और गुस्से से बोलते हैं, बस माँ, अब से उस लड़की का नाम इस घर में नहीं लिया जाएगा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर वे वहाँ से चले जाते हैं। उनकी बात सुनकर कमला जी रोने लगती हैं। अनुपमा देवी उनको गले लगाकर चुप करने लगती हैं। वह भी मजबूर थी। इस बार वह भी सिम्मी को माफ़ नहीं करने वाली थी। देशमुख विला में सिम्मी इधर से उधर चक्कर काटते हुए सोच रही थी, ऋषभ अभी आता होगा, अगर उसने दादू के बारे में पूछा तो मैं क्या कहूँगी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है उनका किडनैप किया किसने, वो भी मेरे नाम से। ओ गॉड, क्या करूँ मैं। थोड़ी देर बाद ऋषभ की कार देशमुख विला में एंटर करती है। वह थके हुए कदमों से विला में एंटर करता है। वह एक नज़र पूरे घर पर डालता है। सुबह तक कितना खुशनुमा माहौल था और अब कैसी उदासी सी छाई हुई है। वह राजेश्वर जी के कमरे की तरफ बढ़ जाता है। वहां पहुंचकर वह दरवाजे पर हाथ रखता है तो दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। वह अंदर जाता है तो देखता है कि राजेश्वर जी बेड पर सो रहे हैं। उनको सही सलामत देखकर ऋषभ के दिल को सुकून मिलता है। वह उनके पैरों के पास जाकर बैठ जाता है। थैंक गॉड कि आप ठीक हैं दादू। मैं कितना घबरा गया था आपको उस हालत में देखकर। देखे ना, मेरी शादी सिम्मी से होते ही उसने आपको छोड़ दिया, पर उसने जो कुछ भी किया है उसकी कीमत तो उसे चुकानी ही होगी। उसकी ज़िंदगी नर्क से भी बदतर बना दूंगा मैं। फिर वह राजेश्वर जी को एक नज़र देखकर बाहर चला जाता है। इधर कमरे में सिम्मी लाल सुर्ख जोड़े में, जो उसने कॉल करके किसी से मंगवाए थे, पहनकर सुहाग की सेज पर बैठी हुई थी। वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। एक बार कोई देख ले तो उस पर से उसकी नजरें ही ना हटें। थोड़ी ही देर में उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। वह संभल कर बैठ जाती है। तभी कोई अंदर आता है और गुस्से में ज़ोर से दरवाज़ा बंद करता है। दरवाजे की ज़ोर से आवाज़ पर सिम्मी घबरा जाती है। वह उस ओर देखती है तो सामने ऋषभ खड़ा था। आज ऋषभ बहुत ही हैंडसम नज़र आ रहा था। सिम्मी की नज़र उससे हट ही नहीं रही थी। ऋषभ धीरे धीरे सिम्मी के पास आता है और चुपचाप खड़ा हो जाता है। इस वक्त उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नज़र आ रहा था। तभी सिम्मी उठती है और दूध का गिलास लेकर ऋषभ के पास जाती है और पीने का इशारा करती है। ऋषभ उसकी बात को अनसुना करके बोलता है, बंद करो ये शराफत का दिखावा। तुम क्या हो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा ये हाल है।
तभी सिम्मी दूध का गिलास अपने मुंह से लगाकर सारा दूध एक ही सांस में पी जाती है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। उसके इस तरह हंसने से ऋषभ को और तेज़ गुस्सा आ जाता है और वह सिम्मी से कहता है, तुमने जो मेरे साथ किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। तुमने मेरे दादू को किडनैप किया, मुझे दिव्या से दूर किया और उसकी जगह खुद मेरी पत्नी बन गई। ये सब मैं कभी नहीं भूलूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे धोखे से शादी कर लोगी तो मैं तुम्हें अपनी पत्नी मान लूँगा? कभी नहीं। ना तुम कभी मेरी पत्नी बन पाओगी, ना तुम्हें कभी मेरा प्यार मिलेगा। तुम जिंदगी भर मेरे प्यार के लिए तरसती रहोगी। शुक्र मनाओ कि तुमने दादू को सही सलामत घर छोड़ दिया, नहीं तो मैं तुम्हारी वो हालत करता कि तुम अपने आप को भूल जाती। लेकिन अब तुम तैयार रहना जीते जी नरक देखने के लिए। ये सजावट देखकर तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ सुहागरात मनाऊंगा? अरे मैं तो तुम्हें छूना तो दूर देखूं भी ना। गुस्से से बोलते हुए ऋषभ वहाँ से चला जाता है। ऋषभ के जाने के बाद सिम्मी को ये जानकर सुकून मिलता है कि दादू सेफ है और घर पर हैं। फिर वो अपने आप से बोलती है, पा तो तुम्हें लिया है ऋषभ, बस तुम्हारा प्यार पाना बाकी है। वह भी तुम जल्दी ही मुझसे करोगे, देखती हूँ कब तक मुझसे दूर भागते हो। फिर वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और गुस्से में बोलती है, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकती, क्योंकि तुम इश्क नहीं मेरा जुनून हो। उसके बाद वो बाथरूम में फ़्रेश होने चली जाती है और थोड़ी देर में ही फ्रेश होकर जाकर बेड पर सो जाती है। ऋषभ स्टडी रूम में सोफे पर लेटा हुआ दिव्या के बारे में सोच रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार दिव्या का आंसुओं से भीगा हुआ चेहरा आ रहा था। कितनी टूट गई थी वो, कितना दर्द था उसके चेहरे पर। वो कैसे उसे अपनी सच्चाई का यकीन दिलाएगा अब जब उसकी शादी सिम्मी से हो गई है। तो वह चाहकर भी दिव्या के लिए कुछ नहीं कर सकता। उसे पता है सिम्मी के साथ उसका कोई फ्यूचर नहीं है। सिम्मी के बारे में सोचने पर उसका मन घृणा से भर गया। उसे सिम्मी से नफरत हो रही थी जिसने अपने स्वार्थ में उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। बहुत देर तक सोचते सोचते ऋषभ को भी नींद आ गई। वहीं दूसरी तरफ कोई ऋषभ की शादी सिम्मी से होने पर बहुत गुस्से में था। वह गुस्से में राजेश्वर जी को जान से मारना चाहता था, पर इससे ऋषभ को तकलीफ होगी, इसलिए उसने एक भी सबूत छोड़े बिना राजेश्वर जी को सही सलामत घर छोड़ दिया। अब वह सही वक्त का इंतज़ार कर रहा था अपनी मंजिल को पाने के लिए। अगले दिन सिम्मी सबकी नींद हराम करके खुद चैन की नींद सो रही थी। ऋषभ जब कमरे में आया सिम्मी को चैन से सोते हुए देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। वह अपने मन में बोला, ये देखो महारानी को सबकी ज़िंदगी बर्बाद करके चैन से सो रही है। फिर वह बाथरूम में चला जाता है फ्रेश होने के बाद जब वह बाहर आता है तो उसके हाथ में पानी से भरी हुई बाल्टी थी। वह एक नज़र सिम्मी को देखता है और बाल्टी का पानी सिम्मी पर फेंक देता है। बाढ़ आ गई, भागो भागो, बाढ़ आ गई बोलते हुए सिम्मी झट से उठकर बैठ जाती है। फिर वह सामने खड़े ऋषभ को देखती है और उसके हाथ में बाल्टी को। फिर अपने आप को उसे सब समझ आ जाता है। वह गुस्से से ऋषभ को घूरते हुए बोलती है, ये क्या बेहुदा हरकत है ऋषभ, ऐसे भी कोई किसी को उठाता है क्या? तुम्हारी वजह से मेरी नींद खराब हो गई ऋषभ। ऋषभ सिम्मी को घूरते हुए बोलता है, वेलकम टू द हेल मिसेस सिम्मी देशमुख। अभी तो ये बस शुरुआत है, तुम बस देखती जाओ मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ। सिम्मी ने गुस्से से कहा, लेकिन ऋषभ उसे देखकर हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। सिम्मी गुस्से में एक बार बेड को देखती है जो कि गीला हो चुका था। फिर वह पैर पटकते हुए फ्रेश होने बाथरूम में चली जाती है। ऋषभ राजेश्वर जी के रूम में जाता है तो देखता है कि वह सोफे पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। दादू आप कैसे हैं, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? दादू कल आपके साथ क्या हुआ था, आपको कुछ याद है? ऋषभ बेटा पहले तो तुम यहाँ मेरे पास आराम से बैठो और लंबी सांस लो, एक ही साथ इतने सवाल। तुम चिंता मत करो बेटा, मैं ठीक हूँ, राजेश्वर जी ने कहा। दादू पहले आप बताइए कल आपके साथ क्या हुआ था, आप घर कैसे आए, कौन छोड़ गया आपको? ऋषभ ने परेशान होते हुए कहा, बेटा कल अचानक से मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं ड्राइवर के साथ घर के लिए निकल गया। रास्ते में पता नहीं क्या हुआ, मैं शायद सो गया, जब उठा तो अपने कमरे में था, राजेश्वर जी ने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा। फिर वह ऋषभ के चेहरे की तरफ देखते हैं जिस पर परेशानी साफ झलक रही थी। वह चिंतित होते हुए कहते हैं, क्या हुआ ऋषभ, कोई बात है क्या बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? ऋषभ अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हुए कहता है, कुछ नहीं दादू, बस आपके लिए परेशान था। आप तो जानते हैं ना कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। ऋषभ की बात पर राजेश्वर जी मुस्कुरा देते हैं। वह ऋषभ के गाल पर हाथ रखते हुए कहते हैं, तुम्हारे दादू भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। फिर बात को पलटते हुए कहते हैं, अच्छा बेटा बहू उठ गई क्या? मैं तो तुम्हें और दिव्या को आशीर्वाद भी नहीं दे पाया। राजेश्वर जी की बात सुनकर ऋषभ के चेहरे पर दर्द उभर आता है। वह झूठी मुस्कान लिए कहता है, दादू अभी आप आराम करिए, उससे तो आप बाद में भी मिल लेंगे।
वह उससे और कुछ ना पूछे, इसलिए वह काम का बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाता है। राजेश्वर जी के कमरे से बाहर आने के बाद ऋषभ सोचता है, यह लड़की बहुत शातिर है, एक भी सबूत नहीं है इसके खिलाफ। मुझे जल्द से जल्द सिम्मी से छुटकारा पाना होगा, नहीं तो अपने जुनून में वह किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। पर मैं दादू को कैसे बताऊं कि मेरी शादी दिव्या से नहीं सिम्मी से हुई है। उनको कितनी तकलीफ होगी वजह जानकर। ऋषभ अपनी सोच में गुम था। तभी उसे आरती जी की आवाज़ सुनाई देती है जो उसे बुला रही थी। ऋषभ सामने देखता है, उसके मॉम डैड खड़े उसे गुस्से से घूर रहे थे। थोड़ी ही देर में वह तीनों स्टडी रूम में थे। अब हमें सिर्फ सच सुनना है ऋषभ। आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसके चलते तुमने दिव्या को धोखा दिया? तुमने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा, विजय जी बोलते हैं। ऋषभ थोड़ी देर चुप रहता है, फिर बोलता है, वजह सिम्मी है डैड, उसके जुनून ने मुझे बर्बाद कर दिया डैड। यह बोलकर ऋषभ रोने लगता है। विजय जी और आरती जी हैरान होकर ऋषभ को देख रहे थे, क्योंकि आज से पहले उन्होंने उसे इतनी तकलीफ में नहीं देखा था जितनी तकलीफ में ऋषभ आज था। आरती जी जाकर ऋषभ को गले से लगा लेती हैं। उसके बाद ऋषभ उन्हें सब कुछ बता देता है कि कैसे उसने राजेश्वर जी का किडनैप किया, उन्हें जान से मारने की धमकी देकर उससे शादी की। ऋषभ उन्हें सब बता देता है, सिर्फ ये बात छोड़कर कि सिम्मी ने उसे नशे की दवा देकर उसे हासिल करने के लिए उसका फ़ायदा उठाया। सिम्मी को भले ही उसकी इज्जत की कोई परवाह नहीं थी, पर उसे एक लड़की की इज्जत और मान सम्मान करना आता था। ऋषभ की बात सुनकर आरती जी और विजय जी दोनों ही का ही गुस्से से बुरा हाल था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई लड़की प्यार में इतनी पागल हो सकती है कि किसी की जान लेने को भी तैयार हो जाए। उस लड़की की इतनी हिम्मत कि वो विजय देशमुख के बाप को किडनैप करे, उसके बेटे की ज़िंदगी बर्बाद करे। उसका तो मैं वो हाल करूँगा कि वो ज़िंदगी भर नहीं भूलेगी। विजय जी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा और गुस्से से वहाँ से जाने लगे। नहीं डैड, आप कुछ नहीं करेंगे, उसने जो किया है उसकी सज़ा तो उसे मिलेगी, पर इस वक्त हमें जोश से नहीं होश से काम लेना है। वह बहुत शातिर है, हमारे पास उसके खिलाफ़ कोई सबूत नहीं है, उसे मैं अपने हिसाब से हैंडल करना चाहता हूँ। फिर हमें दादू के बारे में भी सोचना है, इन सब में उन्हें तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा, ऋषभ ने विजय जी से कहा। पर ऋषभ, आरती जी ने कहा, प्लीज़ मॉम, ऋषभ ने उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कहा और वहाँ से चला गया। ऋषभ के जाने के बाद आरती जी और विजय जी एक दूसरे को देखते हैं। उनकी नज़रों में सिम्मी के लिए गुस्सा साफ नज़र आ रहा था। सिम्मी शीशे के सामने खड़ी थी, रेड कलर के वन पीस शॉर्ट ड्रेस, हाथों में रेड चूड़ियाँ, होठों पर रेड लिपस्टिक, गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर। वह खुद को आईने में निहारे जा रही थी। तभी गेट खोलकर आरती जी अंदर आती हैं, जो कि बहुत गुस्से में थी। वह सिम्मी को देखती हैं और उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ घुमाती हैं और खींचकर एक थप्पड़ मारती हैं। सिम्मी अचानक लगे इस थप्पड़ से लड़खड़ा जाती है। वह अपने गाल पर हाथ रखकर आरती जी को देखने लगती है। तुझे क्या लगा तुम मेरे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर देगी और हम चुपचाप बैठे रहेंगे? तुझे तो मैं इस घर में रहने नहीं दूंगी। फिर वह सिम्मी का हाथ पकड़कर खींचकर ले जाने लगती है। सिम्मी अपना हाथ झटकते हुए कहती है, सासू माँ, ये आप क्या कर रही हैं? मैं आपकी बहू हूँ, कोई अपनी बहू के साथ ऐसा करता है क्या? कौन सी बहू, कैसी बहू? मैं तुझे अपनी बहू नहीं मानती। मेरी बहू सिर्फ दिव्या हो सकती है, तुझ जैसी गिरी हुई लड़की नहीं। आरती जी ने चिल्लाते हुए कहा, आपके मानने या ना मानने से क्या होता है? सच्चाई यही है कि मैं ऋषभ की पत्नी हूँ। फिर वह अपना गाल सहलाते हुए कहती है, यह आपने अच्छा नहीं किया सासू मोम, आपको पता है ना बहू पर हाथ उठाने की क्या सज़ा होती है। आप तो खुद एनजीओ चलाती हैं, क्या होगा अगर कल की ब्रेकिंग न्यूज़ हो, मिसेज आरती देशमुख ने अपनी बहू को क्या प्रताड़ित, उस पर हाथ उठाया, क्या इज्जत रह जाएगी आपकी सबकी नज़रों में? सिम्मी ने आरती जी के चारों तरफ घूमते हुए कहा, तुमसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? ऋषभ ने अंदर आते हुए कहा। उसने आरती जी और सिम्मी की सारी बातें सुन ली थी। वह आरती जी को उनके रूम में जाने के लिए बोलता है। फिर वह सिम्मी को घूरते हुए कहता है, ये क्या तरीका था मेरी मोम से बात करने का? और जो तुम्हारी मोम ने किया, क्या वो सही था? सिम्मी ने ऋषभ को घूरते हुए कहा। सिम्मी की बात सुनकर ऋषभ ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। तुम्हारे मुंह से ये सही गलत की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। जिसने खुद इतनी गलतियां की हो वह दूसरे को सही का पाठ पढ़ा रही है। सही और गलत का मुझे नहीं पता है, मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वो कहते हैं ना, प्यार और जंग में सब जायज़ है, तो बस मैंने तुम्हें पाने के लिए गलत का रास्ता चुना। सिम्मी ने ऋषभ के पास जाते हुए कहा। फिर वह ऋषभ के चेहरे के पास अपना चेहरा करते हुए कहती है, मैं मानती हूँ ऋषभ, मैं गलत हूँ, तुम्हें पाने के लिए मैंने गलत तरीके अपनाए, लेकिन मेरा प्यार गलत नहीं है। मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ ऋषभ, देखना एक दिन तुम्हें भी मुझसे प्यार हो जाएगा। मेरा प्यार तुम्हें मुझसे प्यार करने के लिए मजबूर कर देगा।
यह सिर्फ तुम्हारी सोच में होगा, हकीकत में कभी नहीं। मैं तुमसे नफरत करता हूँ, सिर्फ नफरत, ऋषभ ने गुस्से से कहा। मैं तुम्हारी नफरत को एक दिन प्यार में बदल दूंगी ऋषभ, सिम्मी ने ऋषभ की आंखों में देखते हुए कहा। ऋषभ सिम्मी की आंखों में इश्क का जुनून साफ देख रहा था। सिम्मी का उसके करीब आना उसे असहज कर रहा था। वह सिम्मी से दूरी बना लेता है और उसे घूरते हुए वहाँ से चला जाता है। सिम्मी अपने मन में बोलती है, तुम्हें पाने के लिए मैंने अपना सब कुछ खो दिया ऋषभ, अब इतना कुछ होने के बाद मैं तुम्हें नहीं खो सकती। सिम्मी रेडी होकर नीचे आती है तो उस वक्त सभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। वो एक नज़र सबको देखती है जिन्हें उसके वहाँ होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वह राजेश्वर जी के पास जाती है और उनके पैर छूते हुए बोलती है, प्रणाम दादू, आज इस घर में मेरा पहला दिन है, मुझे आशीर्वाद दीजिए। राजेश्वर जी हैरान होकर सिम्मी को देखने लगते हैं। शक्ल और पहनावे से वह एक नई नवेली दुल्हन लग रही थी। उन्होंने सिम्मी से पूछा, बेटा आप कौन, मैंने पहचाना नहीं। आरती जी और विजय जी परेशान से कभी सिम्मी को देख रहे थे, कभी राजेश्वर जी को, क्योंकि अभी तक उन्होंने ऋषभ की शादी का सच राजेश्वर जी को नहीं बताया था। उन्हें मन ही मन सिम्मी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। दादू, मैं आपकी बहू ऋषभ की पत्नी सिम्मी। सिम्मी की बात सुनकर राजेश्वर जी को गहरा धक्का लगता है। उनके हाथ में पकड़ा हुआ चम्मच प्लेट में गिर जाता है। वह हैरान होकर आरती और विजय को देखने लगते हैं, फिर सिम्मी को देखते हुए बोलते हैं, ये क्या मजाक है, तुम जानती भी हो तुम क्या बोल रही हो। मेरे ऋषभ की शादी दिव्या से हुई है, समझी तुम। देखो लड़की, अगर ये कोई मजाक है तो बहुत बुरा मजाक है, इसके लिए मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। ये सब बोलते हुए राजेश्वर जी गुस्से से काँप रहे थे। डैड प्लीज़ आप शांत हो जाइए, विजय जी ने राजेश्वर जी की ख़राब तबीयत को देखते हुए कहा। फिर आरती को कुछ इशारा किया और राजेश्वर जी के पास चले आए। डैड आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप अपने रूम में चलिए। नहीं विजय, ये सब क्या है, ये लड़की जो बोल रही है क्या वो सच है। राजेश्वर जी ने विजय जी और आरती जी को देखते हुए कहा। डैड आप अपने रूम में चलिए, हम आपको वहीं सब कुछ बताते हैं, आरती ने राजेश्वर जी के पास आते हुए कहा। फिर उनको अपने साथ लेकर उनके रूम की तरफ बढ़ गई। जाते जाते वह सिम्मी को घूर रही थी। विजय जी भी उनके पीछे राजेश्वर जी के रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। सिम्मी मुस्कुराते हुए डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है और नाश्ता करने लगती है। तभी उसके पास मीत का कॉल आता है। वह कॉल को पिक करते हुए कहती है, हेलो हाय सिम्मी, कहाँ है आजकल, तेरा कुछ पता ही नहीं चल रहा है, आज कॉलेज भी नहीं आई, ना कोई कॉल ना कोई मैसेज, तू कहाँ है। अभी तुझे तेरे हर सवाल का जवाब मिलेगा, मैं कल कॉलेज आ रही हूँ, बोलकर सिम्मी मीत की बात सुने बिना कॉल कट कर देती है। मीत अपने फ़ोन को हाथ में लिए घूम रही थी। फिर रीत और अंकित को देखते हुए सिम्मी ने कॉल कट कर दिया। कल बोला है उसने कॉलेज आने के लिए, चलो हम सब चलते हैं लेक्चर अटेंड करने। उसकी बात सुनकर रीत और अंकित कुछ नहीं बोलते हैं और उसके साथ क्लासरूम में चल देते हैं। इधर सिम्मी रूम में आकर अपने घर पर कॉल कर रही थी, पर कोई भी उसका कॉल अटेंड नहीं कर रहा था। उसने बहुत बार ट्राई किया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वह उदास होते हुए अपने आप से बोली, क्या आप लोग मुझसे इतना गुस्सा हैं कि मुझसे बात भी नहीं करना चाहते। मैं आप सबको बहुत मिस कर रही हूँ, मॉम डैड दादी। बोलते हुए सिम्मी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ओहो, तुम रोती भी हो क्या, मुझे लगा तुम्हें तो बस सबको रुलाना आता है, ऋषभ ने रूम में आते हुए कहा। सिम्मी जल्दी से अपने आंसू पोंछती है और ऋषभ से बोलती है, नहीं मैं रो नहीं रही हूँ, बस मॉम डैड की याद आ रही है इसलिए थोड़ा अपसेट हूँ। अच्छा अगर ऐसी बात है तो जाओ और मिल लो उनसे, ऋषभ ने सिम्मी पर तंज कसते हुए कहा। सिम्मी ऋषभ को देखती है, फिर उसके पास जाकर उसके गले में अपने दोनों हाथों को डालकर बोलती है, क्या बात है ऋषभ, आज तुम्हें मेरी बहुत चिंता हो रही है। ऋषभ झटके से सिम्मी को दूर करते हुए कहता है, तुम दूर से भी बात कर सकती हो, यूँ हर बार मेरे करीब मत आया करो, तुम्हारे छूने भर से मुझे अपने आप से नफरत होने लगती है। ये कैसी बातें कर रहे हो ऋषभ, हम पति पत्नी हैं, हमारा बंधन 7 जन्मों का है, इसलिए तुम पर मेरा पूरा हक है। सिम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं नहीं मानता तुम्हें अपनी पत्नी, अरे मैं तो इस जन्म तुम्हें ना अपनाऊं, तुम 7 जन्मों की बात करती हो, ऋषभ ने गुस्से से सिम्मी को कहा। फिर वह गुस्से से वहाँ से चला गया। राजेश्वर जी चुपचाप बैठे हुए थे। ऋषभ और सिम्मी की शादी का सच जानकर उन्हें भी बहुत तकलीफ हुई थी। वह ऋषभ के लिए परेशान थे और सिम्मी के ऊपर गुस्सा। वहीं बैठे हुए आरती जी और विजय जी एक दूसरे को देख रहे थे। उन्होंने राजेश्वर जी को सच बता दिया था, पर सिर्फ इतना कि सिम्मी ने ऋषभ के प्यार में पागल होकर धोखे से शादी की है। अगर राजेश्वर जी को सब पता चल जाता कि ऋषभ ने उनको बचाने की खातिर सिम्मी से शादी करके अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है, तो उन्हें बहुत तकलीफ़ होती, क्योंकि वह ऋषभ से बहुत प्यार करते हैं और उसे किसी तकलीफ़ में नहीं देख सकते। हमें इस लड़की को ऋषभ से दूर करना होगा, क्योंकि यह शादी धोखे से हुई है। ऐसे में इस शादी के कोई मायने नहीं है। ऋषभ की खुशी दिव्या के साथ है, ना कि उस लड़की के साथ।
राजेश्वर जी ने गुस्से से कहा, चाहते तो हम भी यही हैं डैड। हम ऋषभ को खुश देखना चाहते हैं, पर हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। आरती जी ने परेशान होते हुए कहा, तुम चिंता मत करो बेटा, हम मिलकर कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे। तब तक के लिए हमें उस लड़की को बर्दाश्त करना होगा। राजेश्वर जी ने कुछ सोचते हुए कहा, जी डैड, अब आप आराम करिए, हम चलते हैं। आरती जी ने कहा और विजय जी के साथ वहाँ से चली गई। इधर ऋषभ दिव्या के घर जाता है उससे मिलने के लिए, क्योंकि कल से दिव्या ने एक बार भी उससे बात नहीं की थी। जैसे ही वह अंदर जाता है उसकी नज़र सोफे पर परेशान से बैठे हुए राजवीर जी और प्रियांशी जी पर जाती है। वह दोनों दिव्या के लिए दुखी थे। कहाँ कल तक दिव्या की विदाई के सपने देखे थे, आज उनके दिल टूटने का मातम मना रहे थे। वह जानते हैं कि दिव्या ऋषभ से बहुत प्यार करती है, उसके बिना जी नहीं सकती। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह दिव्या को कैसे दिलासा दें। ऋषभ सीधे दिव्या के रूम की तरफ बढ़ जाता है। तभी राजवीर जी की नज़र ऋषभ पर पड़ती है। वह ऋषभ को रोकते हुए कहते हैं, रुको ऋषभ, वहाँ कहाँ जा रहे हो? अंकल, मुझे दिव्या से मिलना है। कैसी है वो? कल से मेरा कॉल भी अटेंड नहीं कर रही है, मैं उससे मिलकर आता हूँ, ऋषभ ने कहा और वहाँ से जाने लगा। रुको, कोई ज़रूरत नहीं है उससे मिलने की। मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करके अब क्या करने आए हो यहाँ? तुमने तो शादी कर ली, लेकिन मेरी बेटी का क्या, उसका क्या दोष था जो तुमने उसको धोखा दिया? प्रियांशी जी ने चिल्लाते हुए कहा, आंटी प्लीज़ समझने की कोशिश करिए। आप सब जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। प्लीज़ आंटी, मुझे एक बार बस दिव्या से मिल लेने दीजिए, मैं उसे सब कुछ सच बताना चाहता हूँ, ऋषभ ने प्रियांशी जी से रिक्वेस्ट करते हुए कहा। तुम्हारी वजह से हमारी बेटी पहले ही बहुत तकलीफ़ में है, हम उसे और तकलीफ़ में नहीं देखना चाहते, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, राजवीर जी ने गुस्से में कहा। शोर सुनकर दिव्या अपने रूम से बाहर आती है तो देखती है कि नीचे हॉल में ऋषभ और उसके मॉम डैड किसी बात पर बहस कर रहे हैं। तभी ऋषभ की नज़र ऊपर खड़ी दिव्या पर पड़ी। वह नीचे से ही, दिव्या मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज़ अंकल आंटी से बोलो ना कि वह मुझे ऊपर जाने दें। ऋषभ को अपने घर देखकर दिव्या को खुशी होती है। उसका मन करता है कि वो दौड़कर ऋषभ के पास जाए और उसको गले से लगा ले, पर ये याद आते ही कि ऋषभ ने उसे छोड़कर सिमी से शादी कर ली है, वह नफरत से भर जाती है और ज़ोर से चिल्लाते हुए कहती है, यहाँ से चले जाओ ऋषभ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है और ना ही तुम्हारी शक्ल देखनी है। फिर वह रोते हुए अपने रूम में चली जाती है और गेट बंद कर लेती है। नीचे से ऋषभ दिव्या को आवाज़ देता रह जाता है, लेकिन राजवीर जी और प्रियांशी जी उसे जाने के लिए बोल देते हैं। ऋषभ उदास मन से एक बार दिव्या के रूम को देखते हुए वहाँ से चला जाता है और कार में बैठकर कहीं निकल जाता है। ऋषभ बहुत दुखी था, दिव्या उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। वह अंदर ही अंदर घुट रहा था। वह अपना दर्द दिव्या के साथ बांटना चाहता था। वह बार में जाकर ड्रिंक करने लगता है। वैसे तो उसने कभी ड्रिंक किया नहीं था, लेकिन आज उसे अपना गम दूर करने के लिए ड्रिंक का सहारा लेना पड़ा था। उधर आरती जी और विजय जी परेशान से अपने रूम में बैठे हुए थे। आरती जी की बात की शुरुआत करते हुए कहती हैं, ऋषभ की शादी की बात सबको पता चल चुकी है, सभी मुझसे बहू की मुंह दिखाई के लिए बोल रहे थे। आप ही बताइए मैं क्या करूं, क्योंकि उस लड़की को मैं अपनी बहू नहीं मानती। ऐसे में उसको सबके सामने अपने बहू के रूप में इंट्रोड्यूस करवाने में मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हारी बात से मैं सहमत हूं, पर सोसाइटी में हमारी जो रेपुटेशन है उसके लिए हमें यह करना होगा, ना चाहते हुए भी, विजय जी ने कहा। विजय जी की बात सुनकर आरती जी कुछ देर सोचती हैं, फिर बोलती हैं, आप सही बोल रहे हैं, पर मुझे उस लड़की से सख्त नफरत है। उसकी वजह से मेरे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मैं उससे बात करती हूँ मुंह दिखाई की रस्म के लिए, पर प्लीज़ आप जल्द से जल्द उसे ऋषभ की ज़िंदगी से बाहर निकालने का कुछ उपाय सोचिए। ठीक है, फ़िलहाल तो तुम कल होने वाले फंक्शन पर ध्यान दो, सिम्मी के बारे में हम बाद में सोचेंगे, विजय जी ने आरती जी को देखते हुए कहा। विजय जी की बात पर आरती जी बस ठीक है बोलकर ऋषभ को फ़ोन करने लगती हैं, क्योंकि बहुत रात हो गई थी और ऋषभ अभी तक घर नहीं आया था। वह ऋषभ के लिए बहुत परेशान थी। ऋषभ जब घर आता है तब तक सब सो गए थे। वह लड़खड़ाते हुए अपने कमरे में जाता है तो देखता है कि सिम्मी जगी हुई है। सिम्मी को देखकर उसे गुस्सा आने लगता है। वह लड़खड़ाते हुए कदमों से सिम्मी की तरफ बढ़ जाता है। सिम्मी ऋषभ का वेट कर रही थी। कदमों की आहट होने पर वह ऋषभ की तरफ देखती है तो ऋषभ लड़खड़ाते हुए कदमों से उसी की तरफ आ रहा था। वह जल्दी से ऋषभ के पास जाती है और उसके पकड़ते हुए बोलती है, ये क्या है ऋषभ, तुमने ड्रिंक की है? तुम तो कभी ड्रिंक नहीं करते, फिर आज क्यों? ऋषभ सिम्मी को अपने से दूर करते हुए बोलता है, हाँ मैंने ड्रिंक की है, सब तुम्हारी वजह से, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। दिव्या मेरी बात नहीं सुनना चाहती है, तुम्हें पता है मैं कितनी तकलीफ़ में हूँ। नहीं, तुम्हें कैसे पता होगा, तुम्हें तो बस दूसरों को तकलीफ़ देने आता है, ऋषभ ने किसी तरह सिम्मी से लड़खड़ाती ज़ुबान में कहा। ऋषभ तुम अभी होश में नहीं हो, प्लीज़ तुम अभी रेस्ट करो।
सिम्मी ने कहा और ऋषभ का हाथ पकड़कर उसे बेड की तरफ ले जाने लगी। ऋषभ अपना हाथ झटकते हुए बोलता है, खुश तो बहुत होगी तुम मुझे बर्बाद करके। फिर वो सिम्मी के पास जाते हुए कहता है, मुझे पाना चाहती थी ना तुम। फिर वह अपने दोनों हाथ सिम्मी की कमर में डालकर उसे अपने पास खींच लेता है। आओ तुम्हारी इच्छा मैं पूरी कर देता हूँ, ये बोलकर ऋषभ सिम्मी के चेहरे की तरफ झुकने लगता है। ऋषभ, ये तुम क्या कर रहे हो, अभी तुम होश में नहीं हो। सिम्मी ने ऋषभ को अपने से दूर करते हुए कहा, क्या हुआ सिम्मी, तुम्हें भी तो यही चाहिए था। फिर वो सिम्मी को बेड पर धक्का दे देता है और खुद सिम्मी के ऊपर आ जाता है। प्लीज़ ऋषभ छोड़ो मुझे, तुम सही नहीं कर रहे हो। सिम्मी ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, तुम मेरी पत्नी हो सिम्मी, तुमने ही तो कहा था, तो मैं तुम्हें पत्नी होने का अधिकार दे रहा हूँ, इसीलिए तो तुमने मुझसे शादी की है। ऋषभ ने गुस्से से सिम्मी को घूरते हुए कहा, नहीं ऋषभ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए ऋषभ। तुम अभी होश में नहीं हो, इसलिए क्या सही है क्या गलत तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। सिम्मी ने ऋषभ को देखते हुए कहा, टू बी कंटिन्यूड।